हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। इसके बाद हमने जो है क्रिया को पढ़ाया है। आज इसके बाद दूसरा टॉपिक हम वाच्य लेकर आए हैं। इसके बाद हम काल पढ़ाएंगे। हम लोग वाच्य के बारे में समझते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखने से देखिए और आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि 160 लोग 10 से 20 लोगों ने कल सब्सक्राइब किया है मित्रों। काफ़ी खुशी हुआ है हमें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मित्रों। नोट्स बना करके उसके बाद तैयार करके फिर जो है बोलता हूँ और फिर वीडियो को अपलोड करता हूँ आप ही लोगों के लिए, जिससे आपका कल्याण हो और मेरा भी नाम हो। इसलिए आइए हम लोग वाच्य पे चर्चा करते हैं मित्रों कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। एक बार फिर से समझते हैं वाच्य को कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधान इनमें से यानी जो कह रहा है कि कर्ता, कर्म और भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हुए हैं, वही वाच्य कह रहा है मित्रों। यहाँ पर देखिए हम लोग वाच्य के बारे में फिर यहाँ पर देखते हैं कि प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रश्न कि प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं। आप लोग 3 लगाइए। नंबर 1 है कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 है कर्तवाच्य। अब देखिए जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो वहाँ कर्तवाच्य होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चले यानी कर्ता पर प्रभाव पड़े वो हमारा कर्तवाच्य है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का जो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर, रमा पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ कर्तवाच्य है। राम पत्र लिखता है, यहाँ पर जो पत्र लिखने का प्रभाव है, कौन पत्र लिखता है, राम लिखता है, इसलिए सीधे कर्ता पर पत्र लिखने का जो प्रभाव है वो सीधे कर्ता राम पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ कर्तवाच्य है मित्रों। उसके बाद सीता पुस्तक पढ़ती है। आप प्रश्न करेंगे कि कौन पुस्तक पढ़ती है, आप सीधे कहेंगे सीता पुस्तक पढ़ती है। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता सीता पर, इसलिए हमारा यहाँ पढ़ने का काम जो पुस्तक है वो कर्ता सीता कर रही है, कर्ता जो है सीता कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा कर्तवाच्य है। सीधे यहाँ पर तो आप समझिए उदाहरण में मित्रों कि कर्ता के अनुसार जो क्रिया चलती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। अब ये यहाँ देखिए पुस्तक पढ़ने का काम सीधे मोहन पर पड़ रहा है, ये आपका कर्तवाच्य है। लड़का खाता है, कौन खाता है, लड़का, सीधे कर्ता क्या है, लड़का है, यहाँ पर कर्तवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर सीधे कर्ता मैंने, यहाँ पर कर्ता सीधे मैंने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर देखिए पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर क्या है, कर्तवाच्य है। बच्चा खेलता है, यहाँ पर क्या है, खेलता है, कौन खेलता है, बच्चा, कर्ता यानी यहाँ पर क्या संज्ञा जो है बच्चा, इसमें संज्ञा है। इसमें आप बताइएगा बच्चा कौन सी संज्ञा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चा खेलता है सीधे लगाइए आप लोग कर्तवाच्य, क्योंकि सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरा चर्चा करेंगे मित्रों कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण है पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है, पत्र लिखा जाता है। इसमें देखिए हमने जो है यहाँ पर पत्र जो है और जैसे मान लीजिए पुस्तक है, ये सब क्या हैं, ये कर्म है। यहाँ पर हमारा कर्म की प्रधानता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, आप प्रश्न करिए। पुस्तक खाया जाता है, क्या खाया जाता, आम, कर्मवाच्य है, सीधे कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, सीधे कर्मवाच्य है। आप इसे समझिएगा मित्रों। इस है तीसरा भाववाच्य।
जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। आप लोग भाववाच्य तो वैसे ही मित्रों समझते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि उससे बैठा नहीं जाता। क्या होगा कि उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इसमें क्या होगा कि जिस क्रिया में कर्ता और कर्म को छोड़ करके, यहाँ कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव जो है, भाव के अनुसार क्रिया होगी। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्रिया है। धूप में चला नहीं जाता, ये आपके क्या हैं, भाववाच्य हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं काल पर। काल भी जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। पुलिस की भर्ती लगी हुई है, इसलिए मित्रों हमने इसको जो है मेहनत खूब किया है कि जिससे पुलिस की जो 35 से 37 प्रश्न आने हैं उसमें गद्य को छोड़, जो गद्यांश आएगा उसको छोड़ के, गद्यांश या पद्यांश कुछ भी पूछ सकता है मित्रों, 4 से 5 नंबर, उसको छोड़ करके बाकी जो 30 से 32 सवाल पूछें वो लगभग इसी से फंस जाए। इसीलिए हमने इसमें जो है बहुत मेहनत किया है मित्रों। इसलिए सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर करिए चैनल को। 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। परिभाषा है काल की कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। क्या कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी समय का ये होगा बोध। कहने का मतलब ये है मित्रों कि यहाँ पर जो हमारा समय है पूरा हुआ कि अभी अपूर्ण है, वही आपका यहाँ पर बोध कराएगा काल में। अभी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। यही प्रश्न बनता है कि काल के कितने भेद हैं, आप लोग तुरंत लगाइए। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, नंबर 1 चर्चा करते हैं। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फिर से वह परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, क्या है, ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल ये जो है, हम वर्तमान काल में क्या हो रही है, क्रिया संपन्न हो रही कि वह खाता है, मैं बाजार जाता हूँ। ये क्या है, कार्य जो है वर्तमान में संपन्न हो रहा। मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह बाजार जाता है। तो ये क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इसके बाद मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान काल के कितने भेद हैं। प्रश्न यहाँ भी बनता है। अब जो वहाँ पर हम लोग 3 भेद पढ़े हैं उसमें एक पहला भेद है वर्तमान काल, इसके 5 भेद होते हैं। ये भेद भी पूछ सकता है कि वर्तमान काल में इनमें से कौन सा भेद नहीं है। पुलिस जैसी परीक्षाओं में तो ज़रूर पूछ सकता है। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सामान्य वर्तमान काल, देखिए जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, अब ये क्या है, क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है, सामान्य वर्तमान काल में, कि वह आता है, वह जाता है, तुम जाते हो, वह जाती है। ये सब क्या है, उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है मित्रों कि वह जाता है कौन सा काल है। अब वहाँ पर देगा वर्तमान काल, यदि दिया तो आप लोग लगाइएगा वर्तमान काल, नहीं तो भेद में ज़रूर ही पूछेगा सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या संभाव्य वर्तमान काल। आप सामान्य वर्तमान काल लगाइए। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतर वर्तमान समय में मालूम हो उसे
तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का बोध होता है। क्या होगा कि जैसे तत्काल में जो है क्या होगा, क्रिया वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान काल में होते रहने का बोध होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ये क्या है, वर्तमान काल में तो है ही है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तात्कालिक वर्तमान काल है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। वह जा रहा है, ये आपका क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है कि वह जा रहा है। यहाँ पर वर्तमान काल में होते रहने का बोध हो रहा है। जैसे वह आ रहा है, निश्चित है कि वह आ रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। मैं जा रहा हूँ, ये तात्कालिक वर्तमान काल होगा मित्रों। उसके बाद तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया, अब देखिए वह आया, अब ये वर्तमान काल में तो है ही है, लेकिन पूर्ण वर्तमान है कि वह आया है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अब ये क्या है, वर्तमान काल है में, पुस्तक तो वर्तमान काल में उसने पढ़ी है, लेकिन लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये निश्चित है, ये पूर्ण रूप से कि वो पुस्तक पढ़ा है। जैसे यहाँ कह रहा है कि जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध हो, तो यहाँ क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। यहाँ पर क्रिया होने या करने का बोध हो रहा है कि लड़के ने क्या पढ़ी, पुस्तक जो है पढ़ी है। तो यहाँ हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, गलत हो जाएगा मित्रों। मोहन पढ़ा है, पूर्ण वर्तमान काल है। उसने खाया है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ये हमारे पूर्ण वर्तमान काल के इतने उदाहरण थे मित्रों। इसी उदाहरण में से आपके एग्जाम में फंसेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि किताबों से ही बनाए गए क्वेश्चन हैं और कुछ जो प्रश्न आए हुए हैं उसको इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजेश पढ़ता होगा, अब देखिए यहाँ क्या है, संदेह है कि राजेश पढ़ता होगा। अब ये पता नहीं है कि पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, ये आपका क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। मोहिनी खाती होगी, निश्चित नहीं है मित्रों कि मोहिनी खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, इसलिए हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है। राम खाता होगा, अब ये पता नहीं है, खाता होगा वर्तमान काल तो है ही है, लेकिन क्या है, संदिग्ध है कि राम खा रहा है कि नहीं, इसलिए हमारा संदिग्ध है। वह पढ़ता होगा, आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। पांचवा है उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लौटा हो, जैसे वह लौटा हो, ये क्या है, संभावना है कि वह लौटा हो, इसलिए हमारा संभाव्य वर्तमान काल है। देखो घर पर वह आया है, अब जैसे मान लीजिए किसी से कोई पूछ रहा है कि देखो भाई रमेश घर पर आया है, तो ये क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है किसी के द्वारा कि पता नहीं आया है कि नहीं, संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे मोहिनी खाती होगी, अब ये क्या है, संभावना है कि मोहिनी खाती होगी। वह आया हो, पता नहीं आया हो कि ना आया हो, हम एक संभावना, एक कल्पना कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ मित्रों संभावना की वजह से क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। वह आया हो, संभाव्य वर्तमान काल है। वह लौटा हो, देखो घर पर वह आया है, संभाव्य है। मोहिनी खाती होगी, संभाव्य वर्तमान काल है। उसके बाद है मित्रों दूसरा भूतकाल। दूसरा क्या है, भूतकाल। हम लोग वर्तमान काल चर्चा किए, जिसके कितने भेद थे आप लोग बताइएगा, 5 भेद थे। उसके बाद हमने जो है दूसरा भूतकाल लाए हैं। इसके बाद तीसरा क्या होगा, भविष्य काल होगा। तो हम लोग भूतकाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा परिभाषा है कि जिस क्रिया से कार्य समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी यहाँ क्रिया जो है समाप्ति का जो है बोध होगा, वहाँ हमारा भूतकाल होगा। जैसे एक उदाहरण है कि लड़का आया था, वह खा चुका था। अब यहाँ क्या है, लड़का आया था भूतकाल में तो है ही है, लेकिन क्या है, समाप्ति का बोध कर रहा है। जैसे लड़का आया था, अब यहाँ क्या हो रहा है, समाप्ति का
समाप्ति बोधक जो है आपका यहाँ पर क्रिया हो रही है। जैसे वह खा चुका था, अब ये भूतकाल में खा चुका तो है ही है, लेकिन ये क्या है, क्रिया की जो जो कार्य है ये समाप्ति बोधक का काम कर रहा है। उसी तरीके से जैसे हम लोग फिर चर्चा करते हैं कि भूतकाल के कितने भेद हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न बनता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो इसमें भूतकाल के 6 भेद हैं मित्रों। यहाँ प्रश्न जरूर बनेगा, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। नंबर 1 पर चर्चा करते हैं हम लोग, सामान्य भूतकाल, जिससे इसकी परिभाषा है कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। क्या है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है मोहन आया, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। सीता गई, भूतकाल तो है ही है गई, लेकिन क्या है सीता, सामान्य भूतकाल है, सीता गई। यही कह रहा है कि भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। अब देखिए यहाँ समय का ज्ञान नहीं है कि मोहन आया, कब आया ये नहीं पता है मित्रों। सीता गई, किस समय गई, समय का ज्ञान नहीं है। वही कह रहा है समय का ज्ञान न हो वो हमारा सामान्य भूतकाल होता है। यही है यहाँ पर इसी उदाहरण के तहत समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ सीता गई, समय का क्या है, निश्चित नहीं है कब सीता गई। वही कह रहा है कि समय का ज्ञान न हो हमारा सामान्य भूत है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है आसन्न भूतकाल। इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल सूचित होती है। क्या होती है आसन्न भूतकाल में? इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल तत्काल सूचित होती है, तो हमारा आसन्न भूत होता है। उदाहरण है कि राम अभी आया है, राम अभी आया है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, समाप्ति के निकट, देखिए यहाँ कर रहा है समाप्ति निकट भूत या तत्काल सूचित, तत्काल सूचित होती है। राम अभी आया है, देखिए तत्काल सूचित हो रहा है कि राम अभी आया है, आसन्न भूत है। मैंने आम खाया है, तत्काल सूचित कर रहा है कि जो है आसन्न भूत है। मैं चला हूँ, ये क्या है, मैं चला हूँ, ये आपका आसन्न भूत है। अभी अभी राधा सो गई, तत्काल, जैसे कोई अभी अभी जो है सोया हो तो क्या होगा, तत्काल में तो ही सोया है, तो वो क्या है हमारा जो तत्काल सूचित करे, तत्काल सूचित करे, वो क्या है, आसन्न भूत है। अभी अभी राधा सो गई, ये हमारे उदाहरण हैं आसन्न भूतकाल के। इसके बाद है तीसरा पूर्ण भूतकाल। क्रिया उस रूप, इसकी परिभाषा है पूर्ण भूतकाल की कि क्रिया उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। पूर्ण भूत क्या होगा पूर्ण भूतकाल में, ये होगा कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता होगा, वो हमारा पूर्ण भूतकाल है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, अब देखिए काफ़ी समय बीत चुका है और यहाँ पर कह रहा है कि उसने मुरारी को मारा था, पूछे कौन सा काल है भूतकाल में, तो पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि यहाँ समाप्त हुए काफ़ी समय हो गए हैं। मारने का काम उसने काफ़ी समय पहले किया था, वही कह रहा उसने मुरारी को मारा है, यहाँ जो है पूर्ण भूतकाल है। उसने पढ़ा था, काफ़ी समय पहले पढ़ा था, देखिए उसने पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल है। वह मेरे यहाँ आया था, यह वह मेरे यहाँ आया था। अब ये क्या है, काफ़ी समय पहले की बात कर रहा है, वह आया था, ये भी जो है काफ़ी समय की पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ हमारे जो है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद है चौथा अपूर्ण भूतकाल। इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, अब देखिए इसमें क्या है, भूतकाल में तो है ही है, लेकिन सुरेश गीत गा रहा था, क्या कह रहा है, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। सुरेश गीत गा रहा था, पता नहीं है कि कब वो किस समय गा रहा था। वही कह रहा है कि आपका अपूर्ण भूतकाल है। गीता सो रही थी, ये निश्चित नहीं है कि कब सो रही थी, ये हमारा क्रिया भूतकाल में तो हो ही रहा है, लेकिन ये कब सो रही थी गीता, ये जो है निश्चित नहीं है, ये जो है पता नहीं है।
इसलिए हमारा अपूर्ण भूतकाल है। श्याम खेल रहा था। अब ये निश्चित है कि खेल रहा था, लेकिन कब खेल रहा था ये समय निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। माया सो रही थी, हमारा अपूर्ण भूतकाल है। उसके बाद मित्रों हम लोग नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, संदिग्ध भूतकाल। इससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। ये हमारे संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा हैं। जैसे उदाहरण है, तुमने गाया होगा। अब देखिए, ये नहीं पता है कि गाया होगा कि नहीं गाया होगा, ये आपका संदिग्ध भूतकाल है। शायद तुमने देखा होगा, ये आपका संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। आपने कहा होगा, जैसे कोई बात आपने कहा किसी से, अभी ये पता नहीं है कि आपने कहा कि नहीं उससे, तो आपका क्या हुआ, संदिग्ध भूतकाल हुआ। तू गाया होगा, अब पता नहीं, ये जो है व्यक्ति जिससे कहा जा रहा है कि तू गाया होगा, अब पता नहीं है कि वो गाया होगा कि नहीं, इसलिए संदेह बना हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। तो हमारे चार उदाहरण जो दिए गए हैं, ये उदाहरण वाक्य जरूर याद रखना है परिभाषा के साथ। उदाहरण बनाएंगे तो आपको निश्चित है, जैसे तुमने गाया होगा, संदिग्ध भूतकाल है, संदेह बना हुआ है। ये हमारा जो है, आपने कहा होगा, संदिग्ध भूतकाल है। शायद तुमने देखा होगा, संदिग्ध भूतकाल है। इसके बाद 17वां है, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी। क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण है मित्रों कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब देखिए, यहाँ समझिए कि भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी। अब देखिए, यहाँ वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता उत्तीर्ण हो जाता। अब यहाँ देखिए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। यहाँ पर आपको समझना होगा कि मैं आता तू जाता वह खाता, ये सब क्या हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल के उदाहरण हैं। पूछेगा जैसे वह पढ़ता तो मैं उत्तीर्ण हो जाता, कौन सा भूतकाल है, तो आप लगाइए हेतु हेतु मद भूतकाल है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, हेतु हेतु मद भूतकाल है। मैं आता तू जाता वह खाता, हेतु 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 मद के हमारे ये उदाहरण थे। नंबर 3 है भविष्यत काल। अब हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 3 पे, भविष्यत काल। वर्तमान काल पे चर्चा किए, भूतकाल पे चर्चा किए, उसके बाद हम लोग भविष्यत काल पे चर्चा करेंगे मित्रों। वर्तमान काल के 5 भेद थे, भविष्य काल के 6 भेद थे, और अब भूतकाल के 6 भेद थे, और अब भविष्यत काल के हमारे 3 भेद हैं। परिभाषा है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, अब ये क्या कह रहा है, भविष्य काल की बात कर रहा है कि वह कल घर जाएगा, भविष्य काल की बात कर रहा है। वही परिभाषा है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल, नंबर 3 हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब ये जो हमारा मित्रों भूतकाल में भी हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, इसको आप लोग ज़रूर जो है दोनों में कंपैरिजन करके इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नहीं आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल पर। सामान्य भविष्य काल पर इससे यह पता चलता है कि क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पर हम लोग पढ़ते हैं कि इससे यह पता चलता है कि क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ेगा।
अभी भविष्य काल में है, वो भी किस में है कि सामान्य भविष्य काल में है। ये सूचना मिल रही है कि जो है राम राम पुस्तक पढ़ेगा, ये हमारा सामान्य भविष्य काल है। वह जाएगा, ये हमारा सामान्य भविष्य काल है। मैं पढ़ूँगा, सामान्य भविष्य काल है। मैं पुस्तक पढ़ूँगा, ये हमारा सामान्य भविष्य काल है। ये हमारे चार जो हैं सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल या संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने या करने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं। जैसे न उदाहरण नंबर 1 है कि संभव है रमेश कल आया है। संभव है रमेश कल आया है। देखिए संभाव्य भविष्यत काल में क्या हो रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभव है रमेश कल आया, कल आया। दूसरा है संभव है कल राम आए। अब देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल राम आएगा कि नहीं आएगा, ये जो है संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए हमारा संभाव्य भविष्यत काल है। लगता है वह चला जाएगा। अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उस पर हम संभावना करें कि आज वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वही कह रहा है कि लगता है वह चला जाएगा, हमारा संभाव्य भविष्यत काल। उसके बाद तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब देखिए इसमें भी क्या है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और वहाँ हमारा किसमें था, भूतकाल में भी था नंबर 6। अब इसकी परिभाषा है, इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। क्या होता है, जैसे एक क्रिया होगी और फिर दूसरी क्रिया जो है होने पर निर्भर करेगी। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। अब एक क्रिया आए और दूसरी क्रिया निर्भर है कि तो मैं जाऊं, यदि वो आए तो मैं जाऊं। वही कह रहा है कि दूसरी क्रिया जो है निर्भर हो रही है मैं जाऊं। वह कमाए तो मैं खाऊं। एक क्रिया कमाना है, उसके बाद दूसरी क्रिया है यदि वो कमाए तो मैं खाएं तो खाएं। यहाँ पर क्या है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हैं। इन सब की परिभाषा पहले आप लोग मित्रों 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद उदाहरण ध्यान दीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। पुलिस की भर्ती लगी हुई है, जितने टॉपिक हमने बोले हैं अपलोड कर दिया है मित्रों। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। निश्चित है क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा। पहली बार मैं यूट्यूब पर पढ़ाने का कार्य शुरू किया हूँ, इसलिए शैली में थोड़ा और सुधार आने में भी कुछ समय लगेगा मित्रों। लेकिन जो भी अपलोड किया गया है वो 100% जो है सही अपलोड किए गए हैं और वो किताबों से मिला करके और जो परीक्षाओं में आए हैं उससे मिला करके बनाए गए हैं मित्रों। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने दिन हुए भी 6 से 8 दिन हमें जो है वीडियो बनाते हुए शुद्ध रूप से हमने अपलोड करना शुरू किया है मित्रों। लेकिन अभी 160 सब्सक्राइबर हैं मित्रों। एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है मित्रों, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देख कर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ज़रूर करिए मित्रों, सब्सक्राइब। ये मेरा जो है आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।